हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपको। दोस्तों, आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 43 इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, जिन पे एक काफ़ी अच्छा कोट फिट होता है। वो है कि वक्त की दरिया में मैं हमेशा बहता रहूँगा, वक्त की दरिया में मैं हमेशा बहता रहूँगा, ऐ मंजिल तू ठहर जा वरना मैं तेरा पीछा करता रहूँगा, मैं तेरा पीछा करता रहूँगा। दोस्तों, ये जो कोट है इस पे काफ़ी फिट होता है हमारे विकास कुमार चौधरी सर, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में 43 रैंक लाया है। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले विकास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और आल्सो बहुत बहुत बधाई आपको 43 रैंक लाने के लिए। तो आप मेरे दर्शकों को पहले ये बताइए कि आपकी जो बैकग्राउंड है, आपका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद हिमांशु जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए। और इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा 10th तक का स्कूलिंग गांव से हुआ था, गांव के स्कूल में। 11th में मैं जयपुर की तरफ मूव कर गया। जब 11th क्लास में जाके मेरे को पता चला कि IIT जैसा कुछ होता है, तो मैंने 11th क्लास के एंड में IIT की कोचिंग लेना स्टार्ट किया था LN जयपुर से। और उसके बाद IIT भुवनेश्वर में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। अच्छा। और 1 ईयर। CGPA कितना था? मेरा CGPA 6 CG था, 6.07 था, जस्ट किनारे पे था। और जो लास्ट मेरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी था, उससे पहले मेरा CG 5.97 पे था। और मैं उस असमंजस में था उस टाइम पे कि करना क्या है। तो मैं या तो CSE या ESE ये दोनों लेके चल रहा था। 5.6 से ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे गेट का एक दरवाज़ा खुलता है, तो इसलिए कि मैं ये वाला एग्ज़ाम दे लूँगा, तो उसका वेट कर रहा था। तो दिसंबर में मेरा ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो मेरा 6+ CG आ गया। तो मैंने स्टिक किया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे और अपना पहला अटेम्प्ट गेट 2022 दिया, फिर 2023 का गेट दिया। टेक्निकली फॉर्म तो मैंने गेट 2021 का भी भरा था, पर उस टाइम पे मैं सो रहा था क्योंकि मेरे को पता था होना कुछ है नहीं इसमें। तो उसके बाद में गेट में सिलेक्शन हुआ और फिर अभी ESE में भी सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा। तो आपका गेट में कितना रैंक है? गेट में मेरा 96 रैंक था। अच्छा। और ESE में मेरा, जैसे आपने बताया, 43rd रैंक। तो मुझे ये बताइए कि जो गेट में जो आपका, जैसे शायद मैं समझ पा रहा हूँ, गेट में आपका ये दूसरा अटेम्प्ट रहा होगा, और ESE में कौन सा अटेम्प्ट था ये भी बताइए, दोनों का अटेम्प्ट बताइए आप। टेक्निकली गेट का 3rd अटेम्प्ट था, क्योंकि मैंने 3 बार फॉर्म तो भरा है। मैंने दिया 2 बार है, वो अलग बात है। पर जैसे कि और ESE में मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें भी फॉर्म तो मैंने तीनों बार भरा है, पर 2 ये मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं। तो जैसा आपने 43 रैंक लाया इंजीनियरिंग सर्विस में, और गेट में आप 96 रैंक लाए, तो आपको कैसा फीलिंग लग रहा है? मतलब इतना अच्छा रैंक लाना इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप हमें बताइए कि कैसा आपको लगा जब पहले आपको पता चला कि 43 रैंक मिला। तो आपको पहले ये भी बताइए कि ये रैंक जो है आप खुद से देख रहे थे या फिर किसी ने आपको बताया, ये भी बताइए ज़रा। ये रैंक मैं खुद ही देख रहा था वहाँ पे। अच्छा। मैं और सतीश जी, जिनका 6th रैंक आया है, दोनों साथ में ही थे। तो उस टाइम पे मिक्स्ड फीलिंग था कि सब कुछ सही था कि UPSC में सिलेक्शन हो गया है और बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं मेरे इंटरव्यू के मार्क्स देखा तो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि यही एक स्टेज था जिसकी मैं सबसे ज़्यादा तैयारी किया था। अच्छा। उस वे में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के वे में। उससे पहले ही जब मेरे को पता चला था कि पावर ग्रेड 6 CGPA पे अब की बार हायर कर रहा है, तो मैं गेट की तरफ मूव कर गया था इन बिटवीन ही, और मैंने गेट के लिए पूरी प्रिपरेशन की थी। लेकिन जैसा आपको भी पता है, गेट का पेपर अब की बार बहुत टफ था, तो मेरे को कोई होप थी नहीं कि मेरे को गेट से कुछ भी मिलेगा। और मेरे सामने बस अब एक एग्ज़ाम बचा था, जिसके लिए मेरे को GS पार्ट पेपर करना था। 13 दिन बचे हुए थे, तो मैंने GS को पूरा टाइम दिया। तो इस चक्कर में मेरा टेक्निकल पार्ट थोड़ा कम रह गया, तो बैलेंस कर नहीं पाया मैं ESE को उस वे में ढंग से।
आप ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहा है इस इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर के, और साथ में आपने सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस का ही प्रिपरेशन किया था या फिर गेट का भी अलग से किया था? तो ये हमें हमारे दर्शकों को भी बताइए। हिमांशु जी, मैंने पूरी प्रिपरेशन गेट के लिए ही की थी। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की जब तक मेरा गेट में वो मेरे को लगा कि यहाँ से अब मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये था कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मेरा 1200वीं रैंक आई थी और मेरा पूरा सिलेबस तैयार था एक बार, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें उतना कॉन्फिडेंस फील हो नहीं रहा था। तो मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगले साल के लिए टेस्ट सीरीज़ बेसिस पे रखा। मैं पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता था एक, उसमें जो मेरे गड़बड़ हो रहा है जो भी, उसके लिए मैं फिर पार्ट टेस्ट देता था। तो एक दिन के मैं 4 टेस्ट कंटिन्यूसली दे रहा था उस टाइम पे, और मैंने एस टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी इसके लिए, और मेरा उसमें अच्छे खासे मार्क्स एंड तक आने लगे थे। तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था गेट के लिए बहुत ज़्यादा ही। फिर लास्ट के जब 10 दिन बचे थे, मेरे उधर पूरे टेस्ट एग्जॉस्ट हो चुके थे एस के, और मैं सोचा कि अब ये 10 दिन में, जैसे मेडिजी 12 टेस्ट निकालता है, तो वो मैं कि अब ये 12 टेस्ट ही दूंगा 10 दिन के लिए, और मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करूँगा गेट से पहले। हुआ क्या कि मैंने वो पहला टेस्ट ही दिया, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल मेडिजी वालों का बहुत हाई रहता है, तो उसमें मेरा 56 ही मार्क्स आया। जहाँ मेरा 85 प्लस एस में रह रहा था, इधर मेरा 56 मार्क्स आया। तो वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। तो मैंने फिर अपने आप को इवॉल्व किया, एनालाइज़ किया, पूरी तरह से देखा कि क्या क्या गड़बड़ हुई है। तो उसमें मेरा रैंक भी 25 था, और मेरा कभी भी टॉप 3 से बाहर एस में जा नहीं रहा था लास्ट के टेस्ट में। तो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था, डर सा फील हो रहा था कि अभी मैं इस सिचुएशन से मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में है नहीं अब कुछ। अब मैं बस मैंने फिर वो 10 टेस्ट भी नहीं दिए, और थोड़ा सा डिमोटिवेटेड था उस टाइम पे। और जैसा पेपर भी आपने देखा, पूरा पेपर मेडिजी पैटर्न टाइप एक पेपर लगा। तो फिर भी मैं जब मैंने लास्ट में सोच लिया था कि अगर मेरे से कंटिन्यूसली क्वेश्चन छूट भी रहे तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, और पेपर में पूरी तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो जैसा भी था, अप्स एंड डाउन्स के साथ 50.67 मार्क्स थे उस फाइनल पेपर में, और 96 रैंक थी। और ईएससी के लिए ऐसा था कि जैसे ही गेट ख़त्म हुआ, 13 दिन का गैप था, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एप्टीट्यूड और मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा, और वो हुआ भी नहीं था। वो एक क्वेश्चन था जो तो क्वेश्चन ही गलत था। और मैंने प्रिपेयर किया फिर मटेरियल साइंस, जो कि आगे भी मेरे काम आता, और मटेरियल साइंस था और एनवायरनमेंट था, और कुछ हद तक आईसीटीज़। तो मैंने ये 5-6 सब्जेक्ट लेके ही पूरी जीएस की प्रिपरेशन की थी। लेकिन जीएस की प्रिपरेशन करने के चक्कर में मेरा टेक नीचे चला गया। वो लास्ट के 13 दिन, और वो उससे पहले 10 दिन मैंने 1 महीने के गैप के लिए कुछ टेक अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं था। तो टेक में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए, जीएस में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे क्या होता है कि आप जब गेट की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव रहता है। इवन हम जो थियोरी भी पढ़ते हैं वो हम इस वे में पढ़ते हैं कि हमें फार्मूला याद रहे या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, लेकिन हम मेंस की तरह नहीं पढ़ते हैं, मतलब ताकि हम उसका प्रैक्टिस कर सकें। तो फिर मेंस में तो रिटेन होता है ना, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, ये बताइए हमें। जैसा कि मेरे को पता था कि गेट से मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, और इस बार प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ गया था। 10 दिन या 15 दिन के गैप में रिज़ल्ट आ गया था प्रीलिम्स का, और मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका था, और मैं इसके साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो मैं दिल्ली आ गया, मेंस की मेडिजी का कोर्स मैंने ले लिया, और मैंने उन्हीं के पैटर्न पे मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी मेंस के लिए। और मैं जैसा वो क्लासरूम प्रोग्राम था उनका, मैंने वो पूरा फॉलो किया, और मेरे को कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। अगर आप मेंस के क्वेश्चन कर लेते हो तो वो गेट के सिमिलर ही रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो मेरे को लगता है कि
अगर आप पहले मेंस की तैयारी करते हो तो वो गेट के लिए हेल्पफुल हो जाती है। वाइस वर्सा एक तरह से ट्रू नहीं होता है कभी कभी, पर मेरा यही था कि मैं टीचर्स को फॉलो करूँगा और मेरा कुछ खास। तो ये आपने कोचिंग कब लिया था मेंस के लिए? मैंने मेंस के लिए कोचिंग लिया था गेट का रिजल्ट आते ही मार्च में मार्च उनका 21 में रिजल्ट आया था। हाँ, तो मैंने उसके जस्ट बाद ही, अब वो शायद अप्रैल 4 के आसपास उनका बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैं अप्रैल 4 को ही लिया था कोर्स ले लिया था मैंने। तो ये जो एग्ज़ाम है कब हुआ था? एससी का जो एग्ज़ाम है वो कब हुआ था, उसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि जो एग्ज़ाम है और आपने जो प्रिपरेशन किया था मेंस का जो लिया था उसमें काफ़ी कम टाइम रहे होंगे, तो आपने फिर प्रैक्टिस कैसे किया मेंस का, ये बताइए। क्योंकि आप कोचिंग में ही रहते होंगे, तो कोचिंग में तो टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको लिखना भी है ना कहीं पर, मतलब प्रैक्टिस करना है, तो वो आपने कैसे किया, उसको मैनेज कैसे किया? प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने पूरे फॉलो किए थे। वो मेडी जी का ही बुकलेट आता है, वही मैंने पूरे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको मैं सीरियसली दे रहा था। एक टेस्ट सीरीज़ ही थी जिसको मैं सीरियसली दे रहा था। बीच में गेट का रिज़ल्ट भी आ गया था, तो मैं थोड़ा लीनियंट हो गया था उस वे में कि चलो अब जॉब तो मिल ही गया है, तो मैं इतना सीरियसली फिर मेंस को लिया नहीं जितना लेना चाहिए था। पर जैसे ही रिज़ल्ट आया मेंस का तो फिर मैं सीरियस हो गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अब यहीं कुछ अच्छा हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये बताइए कि आपका सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल क्या थे? आपने फुल नोट्स बनाया था क्या, शॉर्ट नोट्स बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो आपको ये सब चीज़ें, जैसे शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया है या सारे सब्जेक्ट का बनाया है, तो ये सब चीज़ें कैसे आपको हेल्प किया है? पहले तो ये बताइए कि सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल क्या था? टिल गेट मेरा सोर्स ऑफ मटेरियल मोस्टली अनअकैडमी के नोट्स थे, अंकित सर के नोट्स थे, और उनसे मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा भी था, पावर सिस्टम और मशीन्स, उनसे मैं पढ़ा था। और उनके नोट्स ही मैं वो फॉलो कर रहा था पूरी तरह से। और शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ अपने साइड से बनाए नहीं, क्योंकि बहुत जोर आता है मेरे को ये सब करने में, और मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस पे मेरा ध्यान रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। लगभग गेट से 3 मंथ पहले आपकी क्या लास्ट स्ट्रेटजी रही है, उसके बारे में बताइए। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी। जैसे मैंने बताया कि मैंने पूरा अपना प्रिपरेशन ही टेस्ट के बेसिस पे पूरा प्रिपेयर किया था। तो लास्ट के 3 मंथ में मैंने जैसे 20 के आसपास टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर गेट के टेस्ट होते हैं, तो मैंने सारे तो वो दिए, और साइड वाइज में वो भी फॉलो कर रहा था एस के टेस्ट सीरीज़। तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर का भी टेस्ट सीरीज़ ले लिया था। तो उसमें वही था कि टेस्ट को देना, फिर एनालाइज करना, फिर अगर उसमें कोई ज़रूरत पड़ रही है तो वो पढ़ना, और फिर उसमें क्या है कि हाईलाइट होके 3-4 सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं आपके। तो मैं उन सब्जेक्ट का थोड़ा रिवीजन करता था, और नोट्स मैं इतनी बार पढ़ चुका था कि मेरे को इन एंड आउट्स पता थे कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना, इसलिए मेरे को शॉर्ट नोट्स की भी खास ज़रूरत पड़ी नहीं। तो और फिर जब वो पूरा रिवाइज हो जाता था सब्जेक्ट, फिर मैं एक उसका टेस्ट देता था, प्रॉपरली उस सब्जेक्ट का टेस्ट देता था, और फिर एनालाइज करता था। तो इस तरह से मैंने हिट एंड ट्रायल टाइप का अपना प्रिपरेशन रखा था। सो जैसे आपने टेस्ट दिया था, तो टेस्ट में क्या हुए होंगे कि आपकी बहुत सारी गलतियां भी हुई होगी, राइट? आपने एनालाइज तो किया है, सही बात है, लेकिन जो गलतियां हुई होगी उन गलतियों को क्या करते थे आप? जैसे कि आप बुक मार्क्स करते थे, या फिर नोट्स बना लेते थे, या फिर मतलब उस गलतियों को कैसे ओवरकम करते थे, इसके बारे में बताइए। टेस्ट में ऑब्वियसली गलतियां तो होंगी, बहुत ज़्यादा ही गलतियां होती हैं स्टार्टिंग में, पर उस टाइम पे मेरे को एक टाइम के बाद फील होने लगा कि ये रिपीटिटिव हो रहा है, और मोस्टली कैलकुलेशन मिस्टेक्स या ध्यान नहीं देना, ऐसी कुछ गलतियां हो रही थी। तो मैंने एक अपने हिसाब से ये कैटेगरी जो अपने नोट्स में बना रखी थी, तो उनमें मैं क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डाल रखा था। एक तो जिसका मेरे को हवा ही नहीं लग रहा है, दूसरा कि जिनमें मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, और तीसरा जो ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअली मैं रॉन्ग जा रहा हूँ। तो उनके हिसाब से ही मैं अपने को पूरा अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखता था। सबसे पहले तो मैं उन क्वेश्चंस को टारगेट करता था जिनमें मेरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रहा है, तो उनका जाके मैं रिवाइज़ करता था पूरा अच्छे से। और जो मेरा अगला टेस्ट होता था वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स वाले चैप्टर्स का ज़्यादा होता था। दूसरा जो मेरा होता था कि मैं अपने आप को मतलब
वो फॉल्स फीलिंग देने के लिए जो गलतियाँ हो रही हैं क्वेश्चंस में, उनका मार्क्स अपने हिसाब से ही जोड़ के एक बार रैंक देख लेता था कि हाँ अगर मेरा ये गलती नहीं होता तो मैं यहाँ स्टैंड करता, और फिर कोशिश करता था कि अगले टेस्ट में वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि हाँ ये गलती नहीं होगी तो मेरा ये हो सकता है। तो इस तरह से मैं उनको एनालाइज कर रहा था, और जिनका हवा ही नहीं लग रहा था उन क्वेश्चंस को तो मैं एक स्पेशल कैटेगरी में डाल के कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को मतलब इनसे कॉन्सेप्ट सीखना है। तो वो उनमें होता था कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है या कभी नया ही कॉन्सेप्ट आया है, तो उन कॉन्सेप्ट को शुरू से इंटरनेट के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता था, और फिर बाद में अगर कभी आता था तो उसको टेस्ट में ही देखता था मैं। जैसे प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का पार्ट होता है वो सोशल मीडिया होता है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आप प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते थे? सबसे पहले तो ये बताइए कि इस्तेमाल करते थे या नहीं, और अगर करते थे तो ये सब चीज़ों को कैसे करते थे? एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या पढ़ाई के लिए, या फिर मतलब किस रूप में आप देखते हैं, इसको बताइए। सोशल मीडिया मैंने फॉलो किया नहीं है, मैं बस व्हाट्सएप पे था और कोई भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था नहीं। और मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए मैं नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख लेता था, वो भी मैं रिज़र्व रखता था संडे को मैं कुछ भी नहीं करता था। संडे को मैं बस घर रहता था और कुछ ना कुछ देखता रहता, मतलब मूवी देख ली या कोई टीवी सीरीज़ देख ली। उस टाइम पे मेरे को याद है पूरा ब्रेकिंग बैड मैंने पूरी प्रिपरेशन में ही ख़त्म किया था, तो यही था मेरा एंटरटेनमेंट। जैसे क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे टीचर पढ़ाते जाते हैं और फिर हम सब्जेक्ट को आगे आगे पढ़ते जाते हैं। तो इस पढ़ाई के दौरान क्या होता है, पीछे वाला जो सब्जेक्ट है, जो चीज़ें पढ़ा दिया गया है वो हम भूल जाते हैं। तो आपने कुछ रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाई रही होगी, तो उन चीज़ों के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है कि चीज़ें तो पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आपका रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी रहा है जिससे आप उस पर कमांड कर सकें? ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम था और इसका मेरे को नुकसान पिछले वाले गेट एग्ज़ाम में भुगतना पड़ा था। हमारा क्या होता है कि हम एक बार रिवीजन करने लगते हैं ना तो पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज़ करने लग जाते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने में अगर प्रॉपरली अगर मशीन जैसा सब्जेक्ट आप रिवाइज़ कर रहे हो तो आपको कम से कम 15-20 दिन चाहिए होते हैं, एक मिनिमम 15-20 दिन चाहिए होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप प्रैक्टिस भी इतनी नहीं कर रहे होते हो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा होते हो, और प्रैक्टिस आप उसकी वजह से आपके क्वेश्चंस बहुत कम लगते हैं, और इस चक्कर में पिछले वाला सब्जेक्ट तो गया। तो उस टाइम पे आपको क्या है कि अपने सब्जेक्ट्स को रिवीजन के लिए क्वेश्चंस की हेल्प लेनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट तो क्या है कि आपको वैसे भी आता है, और मेरा मानना ये है कि अगर आप अगर पूरा पढ़ रहे हो तो आपके सामने 90% चीज़ सेम ही आएंगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मोस्टली 50% चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी, क्यों तो उसमें आप बाइफरकेट कर पाते हो कि ये वाला पार्ट मेरे को पढ़ना है, ये वाला पार्ट मेरे को नहीं पढ़ना है। तो रिवीजन के टाइम पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छा फील होता है, हम देखते हैं कि यार हाँ ये मेरे को आता है, क्योंकि आप पढ़े हुए हो, वो तो आपको वैसे भी आएगा। लेकिन टेस्ट में आप टेस्ट देते हो या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है या तो आपको आता है या नहीं आता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को टारगेट करो, आप पूरे सब्जेक्ट को टारगेट मत करो। तो इस तरह से अपना आप टाइम भी सेव करोगे और आप जल्दी से नए सब्जेक्ट पे भी आ पाओगे। तो जैसे कि कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप थियरी ना पढ़ के या कॉन्सेप्ट ना देखकर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते थे और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करते थे। तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि लेट से ऐसा हो सकता है कि नहीं, कुछ आपको नए कॉन्सेप्ट तो मिलेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसा है जो कुछ चीज़ें हैं जो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट में ऐसा होता है कि सारे टॉपिक कवर नहीं भी हो पाते कभी कभी। तो वो जो लेफ्ट आउट होता है ना, बोलते हैं ना ब्लैक आउट, तो जो ब्लैक हो गया, जो चीज़ें छूट गया, उसको कैसे देखते थे फिर? क्योंकि वो चीज़ें अगर रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे हम जब पूरी थियरी रिवीजन करते हैं तो पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं, लेकिन आप टेस्ट के थ्रू शायद ये चीज़ें नहीं कर पाते, या फिर कैसा था आप बताइए, क्योंकि आपने किया है तो आपको अच्छा पता होगा। जैसे कि ब्लैकआउट वाला सीन ये थ्योरेटिकल चीज़ों में ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट तो आप हमेशा कवर करते ही रहते हो, लेकिन अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो वो थ्योरेटिकल पार्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता रहता है कि मेरे को वो पढ़ना ही है। जैसे कि ईएससी में आप मेजरमेंट्स में जाओगे
तो जो ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट है वो पूरा थ्योरेटिकल है और आप कभी भी कनेक्टेड फील करोगे नहीं उसके साथ, लेकिन आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा कि वो मेरा पार्ट छूटा हुआ है और आपको हमेशा उसको स्पेशल अटेंशन दे के ख़त्म करना होता है, अलग से ख़त्म करना होता है उसको। आप रेगुलर प्रिपरेशन का पार्ट मत बनाइए, उसको एक अलग से अपने स्पेशल अटेंशन दे के एक बार में ख़त्म करना होता है। अब मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों का हमें मैसेज आया कि सर जैसे हमारे पास कुछ गर्लफ्रेंड भी है, तो उन चीज़ों के लिए मतलब उनका आया था, 2-3 लोगों का आया था कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम अपने आप में काफ़ी थियोरेटिकल चीज़ें है, गेट तो फिर भी आप न्यूमेरिकल से बेस्ट है, तो उन दोनों को चीज़ों को कैसे देखें, मतलब कैसे मैनेज करें, तो इसके बारे में ज़रा बताइए आप। ये बहुत ही एलियनेटेड क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, मेरे को कुछ जानकारी है नहीं इस पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही एग्जॉस्टिव एग्ज़ाम है कि आपका 1 साल पूरा ये ले जाएगा। और इस टाइम पे अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते तो पहले ही निकल जाओ, कि आप टाइम अगर आप दे नहीं सकते, चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, तो आपको इसमें आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही ले जाएगा। और इसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दोनों ही पार्टनर्स में होना ज़रूरी है, तभी आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहोगे और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है कि आपने जो भी प्रिपरेशन किया है उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें आपने फील किया होगा, तो आप हमें, हमारे ऑडियंस को कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते थे। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मेजर सब्जेक्ट्स तो शायद सबने कवर कर ही लिए होंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो अब उस पर मत जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। और हम हमेशा कोशिश करो कि टेस्ट की तरफ जाओ, सबसे ज़्यादा आपका जो एनालिसिस होगा वो टेस्ट से होगा, तो कोशिश करो कि 1 फुल मॉक और 3 पार्ट टेस्ट आप रोज़ाना दे रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप एनालाइज करते रहोगे और कंपटीशन में कहाँ हो वो आपको पता चलता जाएगा। जिनको अभी जो चिकन आउट कर रहे हैं एग्ज़ाम से, क्या है कि सबको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या नहीं हो नहीं पाएगा, तो मोस्टली यही टाइम होता है कि सब गिव अप करते हैं। तो मैं कहूँगा कि लास्ट तक डटे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर तुम अभी गिव अप कर दोगे तो तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन गया, अभी 6-7 महीने जो तुमने दिया है वो पूरा गया। लेकिन अगर तुम 2 महीने रुक जाओगे तो अच्छा कर ही जाओगे। और अभी PSUs बहुत ज़्यादा हायर कर रहे हैं, तो गेट का रैंक हमेशा काम आता है। और ESE भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है नहीं प्रीलिम्स, तो आपको एक गैप मिल जाएगा अच्छा सा मेंस के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उस गैप में। हमारे ऑडियंस को आपने काफ़ी कीमती समय दिया है और हमें भी, आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।